अपना नया चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अब जेनेटिक्स के चैप्टर में फाइनली हम आ चुके हैं। आज से जेनेटिक्स के चैप्टर से स्टार्ट। अब जाके जो भी स्टडी करेंगे, कुछ इसके बीच में चैप्टर्स आएंगे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट एज उसके बाद वाला चैप्टर सो बायोटेक आ जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक, वो सारे जेनेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट आते हैं। एक तो टर्म आता है इनहेरिटेंस, दूसरा वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों ही टर्म अपना आ जाता है किसके, जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर ही ये दोनों टर्म्स आ जाते हैं, GENETICS, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स अगर सिंपल भाषा में बोले जाए तो ये बायो की ब्रांच है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं सिंपल, ये बायो की एक ब्रांच है जो कि स्टडी कराती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑकर होते हैं। Simple. What is genetics? Genetics is a branch of biology that goes with or that give us information about inheritance and variations. ठीक, जो प्रोसेस किस में होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक जाइंट एलिफेंट तक हो सकता है। चलो, तो ये आता है, इसमें दो टर्म्स आए, एक तो पहला इनहेरिटेंस आया, दूसरा आया वेरिएशन। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन? तो इनहेरिटेंस यानी होता है, सिंपल एज ए डेफिनेटिव वे में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस यानी एक ऐसे कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होंगे, उसे क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन मतलब एक पेरेंटियल से ऑफस्प्रिंग। ठीक, मान लो कोई एक पेरेंटियल है, मान लेते हैं मेरे पापा। ठीक, मेरे पापा क्या हो जाएंगे, मेरे पेरेंट हो जाएंगे, और मैं क्या हो जाऊंगा, उनका ऑफस्प्रिंग आ जाऊंगा। मेरे पापा और मेरे में जो वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है, जो मेरे पापा और मेरे में अंतर आएगा, कैरेक्टर में अंतर आएगा, ठीक है, एक्टिविटी में अंतर आएगा, तो वो सारी की चीजें किसके अंडर आती हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि एक ऐसी डिग्री है जिसके थ्रू हम पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक वे में भी और मॉर्फोलॉजिकली वे में भी। ठीक है, चलो, तो ये दोनों टर्म्स समझ आ गया, मेरे हिसाब से तो आ गया। नेक्स्ट आते हैं अपना नया टॉपिक में, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो पहली बार दुनिया में जिसने एज अ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी की थी, स्टार्ट किया था स्टडी, तो उनका नाम था जॉर्ज जॉन मेंडल, जिनका एक एक्सपेरिमेंट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि बायोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स की दुनिया में कदम रखा था पहली बार, मतलब जेनेटिक्स की शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो होप गाइस डस्टर ढूंढ लेते हैं। चलो, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट? मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं? सिंपल से बोलेंगे तो मेंडल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी करने के लिए किया गया था। किसमें? पी प्लांट्स में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से इनहेरिटेंस होता है या फिर वेरिएशन होता है, उसकी स्टडी करने के लिए जॉर्ज जॉन मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, जिसने मेंडल एक्सपेरिमेंट के नाम से कॉमनली जाना जाता है। जॉर्ज जॉन मेंडल एज एक रिस्पेक्टेड आदमी है। तो जॉर्ज जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का इस्तेमाल किया था। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में उन्होंने पी प्लांट को लिया था, गार्डन पी प्लांट को लिया था। गार्डन पी प्लांट को लेने का कारण क्या था? ये एग्जाम में आता है, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब बोलते हैं यही एग्जाम में आता है, बट ये आता नहीं है क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन आता है भाई कि एग्जाम मतलब, अरे क्वेश्चन आता है भाई कि पी प्लांट ही क्यों लिया?
ठीक है, गार्डन पी प्लांट ही क्यों लिया, गार्डन पी प्लांट ही लेने का क्या कारण था? भाई गार्डन में तो और भी प्लांट्स है, मैंगो प्लांट है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स भी होंगे बहुत सारे, तो उन सबको छोड़ करके पी प्लांट ही क्यों चुना उन्होंने? तो इसका रीजन है, पहला तो रीजन क्या है कि दैट पी प्लांट इजिली लार्ज स्केल में अवेलेबल होते हैं। लार्ज स्केल में अवेलेबल होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक, मतलब आसानी से पी प्लांट्स मिल जाते हैं, पहला कारण। दूसरा आता है कि इसे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो किया जा सकता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो किए जाने के कारण, ठीक, इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, करीबन 1 मंथ तक की होती है, ठीक है। तो इसके कारण एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी जेनेटिकल स्टडी कर सकते हैं। तो यही सोच करके जॉर्ज जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को चुना, ठीक। करीबन ये एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला, उन्होंने 7 साल कंटिन्यूअस इसके ऊपर वर्क किया। कुछ सालों में इसका गैप भी लिया था जहां वो दूसरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसीलिए करीबन ये एक्सपेरिमेंट 1856 से स्टार्ट हुआ था, जहां तक मेरे को याद है 1856 से स्टार्ट हुआ था और एंड 1863 में हुआ था, करीबन 1856 1863। चलो 7 साल का ये एक्सपेरिमेंट था, पूरा सेटअप था। गार्डन पी प्लांट लेने का और भी कारण है, जैसे कि ये लार्ज स्केल में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। तो एज एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू उन्हें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो उसका भी यूज कर सकते हैं पी प्लांट, और ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं, तो ये एक और फायदा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये आ जाएगा। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आता है, ठीक है, इजीली मेंटेनेंस किया जा सकता है, पी प्लांट्स को क्या इजीली मेंटेन किया जा सकता है दूसरे प्लांट्स के मुकाबले, ठीक है। इनका पीरियड भी कितना होता है, कम होता है, तो मतलब 1 मंथ में ही बहुत सारे वेरिएशन शो कर देंगे, बहुत सारे जेनेटिक्स, बहुत सारे वेराइटीज की पी प्लांट्स अवेलेबल होंगी इसी मंथ के अंदर ही। तो इसी मंथ के अंदर ही वो बहुत सारी पी प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इसीलिए ये सारे के सारे कारण थे जो कि जॉर्ज जॉन को मेंडल ने दिए, जो जॉर्ज जॉन मेंडल के हिसाब से उन्होंने पी प्लांट को लेने के लिए यूज किया, ठीक है। अब आता है जॉर्ज जॉन मेंडल ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, ठीक, ये सारी चीजें तो हो गई, क्या यूज किया, बट इससे पहले कुछ और चीजें हैं जो इस टॉपिक में पढ़ना है अपने को। पहला क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है एज वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो लिए थे, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो भाई ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होते हैं दोस्तों, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पी प्लांट को एज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स भी बोला जाता है पी प्लांट को। तो इसका कारण ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स एज ए प्लांट्स होते हैं जो कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करें हो। सेल्फ पॉलिनेशन करने के कारण एक स्टेबल ट्रेड शो करेंगे, पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। टू ब्रीडिंग प्लांट्स का ही मतलब होता है बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करना, एक से दूसरे जनरेशन में गए, दूसरे से तीसरे जनरेशन में गए, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन किए। अब सेल्फ पॉलिनेशन की करने के कारण एक स्टेबल ट्रेड मिलेगा, एक स्टेबल ट्रेड बोलेंगे तो एक स्टेबल कैरेक्टर शो मिले देखने को मिलेगा, मतलब एक जो वेरिएशन आया होगा वो बहुत कम आया होगा। तो इसीलिए उन्होंने एज अ टू ब्रीडिंग प्लांट्स पी प्लांट को लिया, तो ये भी एक कारण हो जाएगा उनके लेने का कारण, क्योंकि ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है, ठीक, ये एक कारण हो जाए। तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर स्ट्रक्चर्स लिए, ठीक है, ट्रेड्स के 7 पेयर्स लिए उन्होंने एज अ पी प्लांट्स को कंसीडर करते हुए। जैसा आ जाएगा पहला पॉड कलर हो जाएगा, ठीक, दूसरा आ जाएगा फ्लावर कलर आ जाएगा, तीसरा फ्लावर पोजीशन आ जाएगा, चौथा आ जाएगा सीड कलर, पांचवा आ जाएगा सीड शेप में जैसे राउंड एंड व्रिंकल, ठीक है, फ्लावर कलर में आ जाएगा जैसे कि पर्पल और वाइट, ठीक। तो ये डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स से जिसके हिसाब से उन्होंने लिए थे। तो उन्होंने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को कंसिडर किया था अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में से 6 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वो क्या कर रहे थे, सारे के सारे के लिए सेम रख रहे थे, बट एक को वो डिफरेंट कर दे रहे थे। या अगर उन्होंने क्या किया, टॉल या ड्राफ्ट प्लांट के मतलब क्या लिया, प्लांट की साइज, स्टेम साइज के हिसाब से लिया, तो ठीक है स्टेम साइज लिया जैसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। तो एक पी प्लांट को शॉर्ट वाला रखेंगे, दूसरे पी प्लांट को टॉल वाला रखेंगे, ठीक है, उसके बीच में फ्यूजन करेंगे। और बाकी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बचे जैसे फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, तो ये सारी चीजें ना उन्होंने कांस्टेंट रखी। ठीक, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, यहां पास से स्टार्ट होता है कि प्रोसीजर क्या अपनाया उन्होंने। ठीक है, जॉर्ज जॉन मेंडल ने प्रोसीजर क्या अपनाया, फॉलोइंग प्रोसीजर्स अपनाया अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि बोला जाए तो सबसे पहले उन्होंने 2 पी प्लांट्स से लिए, ठीक है, 2 पेयर पी प्लांट्स लिए। अब उन दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के हिसाब से, मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलेंगे तो सिंपल, एक का ट्रेड क्या रहेगा, टॉल रहेगा, दूसरे का ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ये 2 प्लांट्स लिए। अब एक प्लांट्स, सिंपल से एक एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे कि एक मैं मान लेता हूं पी प्लांट है, ठीक है, ये इस तरह से पी प्लांट है। अब दूसरा पी प्लांट उन्होंने क्या लिया, इस तरह से शॉर्ट पी प्लांट लिया। क्या लिया, शॉर्ट पी प्लांट लिया इस तरह से। ये इसका छोटा छोटा कर दिया होंगे। अब इन दोनों पी प्लांट से जो फ्लावर ऑब्टेन हुए, अब फ्लावर जो है भाई, फ्लावर का क्या खासियत है, फ्लावर में भाई गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं, यही तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा मदद करता है फ्लावर के। ठीक है, तो ये क्या मान लेता हूँ, एक फ्लावर मान लेता हूँ, FLOWER फ्लावर। इसका भी कुछ तो इस तरह से शेप से फ्लावर रहेगा, मान लेते हैं ये फ्लावर है, फ्लावर। ठीक, तो दोनों के गैमेट्स को कलेक्ट किया। पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसे बोला जाता है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पहला, ठीक, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। मतलब जब हम एक पेयर ऑफ ट्रेड्स की कंसीडर करके क्या करते हैं, 2 प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अपनाते हैं, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ठीक, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक, तो पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब एक जो टॉल पेरेंट था, मान लेते हैं यहाँ क्या कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, टॉल एंड ड्राफ्ट, ये याद रखना, ठीक है, टॉल और इधर साइड ड्राफ्ट। ठीक, टॉल यानी बड़ा, ड्राफ्ट यानी छोटा। तो ये दोनों के गैमेट्स को कलेक्ट किया। ये दोनों को गैमेट्स के कलेक्ट करने के बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोल सकते, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन करने के कारण अब एक प्रोजेनी ऑब्टेन हुआ, जिसे फिलिल 1 प्रोजेनी बोला जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स में इसे फिलिल 1 प्रोजेनी बोला जाता है, और F1 जनरेशन भी बोला जाता है, F1 जनरेशन प्रोजेनी। ठीक है, तो एक अपने को प्रोजेनी मिला F1 जनरेशन का एक प्रोजेनी अपने को मिला, इन दोनों के बीच में फ्यूजन कराने से। ठीक, अब गैमेट्स के बीच में फ्यूजन कराए। अब यहां पास से जो F1 जनरेशन के पेरेंट, F1 जनरेशन में जो अपने पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले, वो कुछ चौंकाने वाले थे। एज मेंडल्स ने भी ऐसी ऑब्जर्व किया, भी प्रोसीजर में ऐसा उनको मिला। ठीक, वो अपन ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, इसी के जस्ट बाद है, थोड़ी देर में वेट करो। ठीक, अब यही जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स आए, जो बेबीज आए, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, अब इसी ऑफस्प्रिंग्स को फिर से क्या किया गया, फ्यूज कराया गया। ठीक है, इस प्रोजेनिस F1 फिलिल्स 1 प्रोजेनी, फिलिल्स 1 प्रोजेनिस का फिर से क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, दो F1 प्लांट्स का, एक F1 प्लांट ये हो गया, दूसरा F1 प्लांट ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में फिर से क्या किया गया, पॉलिनेशन कराया गया। पॉलिनेशन कराने के कारण अब क्या हुआ, एक नया प्लांट ऑब्टेन हुआ,
F2 जनरेशन का, जिसे फिलील 2 प्रोजेनी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेनी ऑब्टेन हुआ F2 जनरेशन का। अब यहां पास केस जो आया वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। ठीक है, ये एज ऑब्जर्वेशन में अपन को देखना है। तो एक फटाक से इसके स्क्रीनशॉट हो जाए, बाकी सब तो क्लियर है आई थिंक सो, भगवान की दया से चल लो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया, प्रोसीजर अपनाया। ठीक, किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब उसी तरह से उन्होंने आइडेंटिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस भी किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के हिसाब से क्रॉसिंग किया जाता है उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब जैसे अभी मैंने क्या लिया, टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट, तो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ये हो गया, दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जैसे मैंने ले लिया फ्लावर कलर, या फिर सीड शेप ले लिया, राउंड एंड व्रिंकल। ठीक, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो इसी तरह से सिमिलर पहले F1 जनरेशन ऑब्टेन हुआ उसमें, फिर उसी तरह से F2 जनरेशन ऑब्टेन हुआ। ठीक, दोनों में ही आइडेंटिकल रिजल्ट देखने को मिले हैं, दो F1 जनरेशन में भी और दूसरा F2 जनरेशन में भी। ठीक, F1 जनरेशन और दूसरा F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दोनों के ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या थे, ये आता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो अपना ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे चीजें करने के बाद अपने को आखिरकार ऑब्जर्व क्या हुआ, क्या चीजें अपने को पता चली। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। स्टार्ट करते हैं इसको भी एज ए स्टोरी की तरह समझ लेंगे तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं। तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशंस के जो प्रोजेनिस आ रहे थे उसमें से क्या सभी प्लांट्स में एक कैरेक्टर सिमिलर था। ठीक है, जब उन्होंने क्या लिया, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया। ठीक, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया तो भी एक कैरेक्टर शो हो रहा था, और एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिया तो वो भी एक कैरेक्टर शो हो रहा था। ये चौंकाने वाली बात थी उनके लिए कि भाई कि ये कैसे हो गया। मैंने तो एक शॉर्ट प्लांट भी लिया और दूसरा साइड मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। ठीक है, डाइहाइब्रिड की थोड़ी देर बाद। ठीक, एक मैंने शॉर्ट प्लांट भी लिया, दूसरी तरफ डार्क प्लांट लिया, मतलब शॉर्ट प्लांट और दूसरी तरफ टॉल प्लांट लिया, सॉरी। ठीक, तो एक बड़ा प्लांट भी लिया, छोटा प्लांट भी लिया, और दोनों गैमेट्स को फ्यूज किया। तो छोटे और बड़े से तो मेरे को मिक्सिंग बनना चाहिए था, पर ऐसा उन्होंने नहीं मिला। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मिला, वो था टॉल प्लांट। अब ये चौंकाने वाली बात थी ये F1 जनरेशन में। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया भाई कि हाँ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कुछ हुआ हो। ठीक, ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने फिर से F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन ऑब्टेन किया। F1 जनरेशन को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक, पॉलिनेशन इन दोनों के बीच में कराया। फिर दूसरा क्या मिला अपने के पास, F2 जनरेशन के प्लांट्स मिले। ठीक है, वहां ऑब्जर्वेशन जो मिला वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्हें यह देखने को मिला कि भाई जो अपने पास F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा था वो F2 जनरेशन में शो हो रहा है। मतलब अपने पास जो F1 जनरेशन में क्या हो रहा था, F1 जनरेशन में जो अपने पास प्लांट्स ऑब्टेन हुए। ठीक है, तो क्या प्लांट्स ऑब्टेन हुए, मान लेते हैं मैं शॉर्ट और टॉल, मतलब उसके स्टेम की हाइट के हिसाब से लेकर बात कर रहा हूं। तो अपने पास टॉल प्लांट F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुआ, वहीं F2 जनरेशन के पॉलिनेशन में F1 के पॉलिनेशन कराया तो क्या मिला, F2 मिला। तो F2 में अपने को टॉल भी मिला, उसके साथ साथ ड्राफ्ट भी मिला, मतलब छोटा प्लांट और उसके साथ साथ बड़ा प्लांट दोनों मिला। तो ये चौंकाने वाली बात थी उनके लिए। ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसी तरह को इसी चीज को और समझने के लिए उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। ठीक, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में यही आइडेंटिकल रिजल्ट आया कि F1 प्लांट में जैसे उन्होंने टॉल ले लिया, एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या ले लिया, टॉल एंड ड्राफ्ट, टॉल हाइट ले लिया। ठीक है, हाइट ले लिया पहला, दूसरा क्या ले लिया, सीड शेप, सीड शेप। ठीक है,
सीड शेप ले लिया, हाइट में टॉल एंड ड्राफ्ट ले लिया, सीड शेप में राउंड एंड व्रिंकल, व्रिंकल मतलब अजीब सा शेप, राउंड मतलब सिर्फ गोला शेप, ठीक है, एकदम बॉल टाइप का, और व्रिंकल में मतलब अजीब सा शेप रहेगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। तो उन्होंने पहले उन्होंने में से क्या मिला, टॉल, और उसके साथ साथ सीड शेप में अपने को मिला राउंड, ठीक है। सेकंड केस में जब F2 जनरेशन में उन्होंने देखा, तो ये क्या है, डाई हाइब्रिड की बात कर रहा हूं, डाई हाइब्रिड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें लिखते चलो, HYBRID हाइब्रिड्स, ठीक। तो राउंड मिला और उसके साथ साथ क्या मिला, टॉल मिला, ये कैरेक्टर भी मिला, ये कैरेक्टर भी एडिशनल में मिला। दूसरा प्लांट जब उन्होंने दिया तो सेम टू सेम उन्हें टॉल और ड्राफ्ट के प्लांट्स तो मिले ही, बट उसके साथ साथ दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड अपन क्या लेके चले थे, राउंड, ROUND, राउंड एंड व्रिंकल्ड, WRINKLED, व्रिंकल्ड मतलब अजीब सा शेप, ये भी देखने को मिला। तो उन्होंने इस पूरे के पूरे कंक्लूजन से कुछ चीजें कंक्लूड की, ठीक, जो इंटरफेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट में आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों चीजों में उन्होंने कुछ चीजें कंक्लूड की। अब यहां पास उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कुछ और चीजें, जैसे कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में कुछ चीजें सिमिलर थी, ठीक है, कि उस दोनों चीजों में से एक चीज हमेशा शो हो रही थी, ठीक है। अपन ने जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में क्या, टॉल प्लांट शो हो ही रहे थे, बट एक चीज और देखने वाली बात यहाँ ये थी कि अगर F2 जनरेशन के मैं ड्राफ्ट प्लांट को क्या कर दूं, पॉलिनेट कर दूं, पॉलिनेशन कर दूं, F2 जनरेशन के 2 ड्राफ्ट प्लांट लूं, ठीक है, बहुत सारे ड्राफ्ट प्लांट ऑफ देन हुए होंगे, एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है। ड्राफ्ट प्लांट लिया मैंने और उस ड्राफ्ट प्लांट को क्या कर दिया, पॉलिनेशन कर दिया 2 ड्राफ्ट प्लांट के, F2 जनरेशन के। तो अपने को नेक्स्ट जनरेशन में इसके बाद F3 जनरेशन आ जाएगा, F4 जनरेशन, F5, F6, F7, तो इन सारे जनरेशन में एक चीज अपने कॉमन देखने को मिली कि सारे के सारे प्लांट्स ही ड्राफ्ट हैं। अगर मैंने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट के साथ किया ये कार्य, तो नहीं, F3 जनरेशन में या F4 जनरेशन में अपने को फिर से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में डिफर मिल गया, ठीक है। चलो, ये ऐसा क्यों हुआ, ये आगे वाले में इंटरफेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट में समझ आ जाएगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, तो इसका फिर फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ठीक, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि क्या क्या इंटरफेस उन्हें मेंडल एक्सपेरिमेंट में देखने को मिले, ठीक है। तो सिमिलरली यही प्रोसेस जब इसके बीच के बीच का जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, ठीक है, जो अपन वो एक्सपेरिमेंट मेंडल एक्सपेरिमेंट में बताते हैं, पहला कि जैसे कि उन्होंने ये सारी चीजें जब ऑब्जर्व की तो उन्हें एक चीज तो मालूम चल चुका था कि ये सब चीजों के बीच में से कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि पेरेंट्स से एज अ प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इस ट्रेड्स को, इस कैरेक्टर को पेरेंट्स से प्रोजेनी में दे रही है। इसी कैरेक्टर्स को या फिर इसी कुछ चीजों को, ठीक है, उन्होंने फैक्टर का नाम दिया, ठीक है, फैक्टर का नाम दिया, जो कि एक सक्सेसिव गैमेट फॉर्मेशन में फॉर्म हो रही थी, ठीक है। एज अ गैमेट के रूप में वो कुछ ना कुछ चीज जो इंफॉर्मेशन थी वो गैमेट के रूप में एज अ प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रही थी, तो उस चीज को उन्होंने फैक्टर का नाम दिया। और आजकल हम फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, फैक्टर को आजकल हम जीन के नाम से जानते हैं, कॉमनली जीन के नाम से ये ज्यादा फेमस है, ठीक। तो एज अ जीन, तो अब फैक्टर्स की हर बार जगह जीन यूज करेंगे, ठीक है, ठीक। तो जीन्स क्या है, जीन्स क्या है, जीन्स जनरली एक ऐसे इंफॉर्मेटिव्स हैं या फिर एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि गैमेट के थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होगा,
ठीक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होगा। इसको 2 मिनट रफ कर देते हैं, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। ये जीन्स क्या करेंगे, सारे के सारे बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एक न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन, कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक, अब यही जो कैरेक्टर्स रहेंगे या फिर ट्रेड्स जीन्स, ठीक है, यही ट्रेड्स जीन्स एक साथ मिल करके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए कोड करते हैं उसे एलिल्स कहा जाता है। ALLIELES, ALLELES, ठीक, ALLELES, एलिल्स कहा जाता है। या फिर इसी को सिंपली आप एलिलोमॉर्फ भी बोल सकते हो, दोनों का सिमिलर नेम है। ठीक है, जो जिसको यूज करना है यूज कर। तो जीन्स जिस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए कोड करते हैं उसे एलिल्स या एलिलोमॉर्फ बोला जाता है। अब यही एलिल्स और एलिलोमॉर्फ फर्दर किसी इंडिविजुअल या फिर किसी प्रोजेनिस की क्या कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, फिर फर्दर। अब यहां जो एलिल्स हैं इसके अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। पहला टर्म आ जाएगा आपका जीनोटाइप, दूसरा आ जाएगा फिनोटाइप। जीनोटाइपिक, TIP टाइप, और PHENOTHY टाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। What is जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक? जीनोटाइपिक मतलब जो भी अगर हम टॉल को एज अ डोनेट करते हैं तो TT से डोनेट करेंगे, या फिर स्मॉल प्लांट को डोनेट करते हैं स्मॉल टी से डोनेट करेंगे, इसे जीनोटाइप बोला जाता है। फिनोटाइप जस्ट इसी का अपोजिट, इसी को किसे एक नेम्ड सटन नेम दिया जाता है, TT को टॉल प्लांट, तो इसे टॉल हो गया जैसे, और दूसरा ड्राफ्ट हो गया, तो इसे क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगे जो कि फर्दर हम यूज करते रहेंगे। तो एलिल्स ऐसे ही कोड्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब जीन्स ऐसे कोड्स को प्रिपेयर करते हैं जिसे एलिल्स कहा जाता है। एलिल्स किसके फॉर्म में, जीनोटाइपिक रेशियो के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं F1 जनरेशन और F2 जनरेशन और फर्दर। तो यहां पर मेंडल ने एक चीज और कंक्लूड की, दैट ये सारे के सारे जो गैमेट्स हैं, पेरेंटियल गैमेट, वो किस में, एक पेयर्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसी टॉल को बात कर लूं तो पेरेंटियल है ये, ठीक, मान लेते हैं ये क्या है, पेरेंटियल है, तो ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, T और एक और T। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल टी ये क्या कर रहे हैं, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये पेयर में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, यानी सिग्रिएशन होता है इनका। सिग्रिएशन होने के कारण इन दोनों में से कोई एक ही फर्दर आगे क्या एज अ गैमेट की तरह बनता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फर्दर गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है, इन दोनों में से गैमेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये दोनों में से गैमेट किस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब भाई इसमें से दोनों में से एक क्यों नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं बोला मैंने क्योंकि दोनों का ही 50-50% चांस रहता है, 50% इसका भी, 50% इसका भी, 50% इसका भी। ठीक है, तो अपन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रूव्ड है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू कि दैट अपन का जो 50% दोनों एलिल्स में से, एक पेयर ऑफ एलिल्स में दोनों एलिली, एक को क्या बोला जाता है, अगर एक को बात करेंगे तो एलिली बोला जाता है, ALLELE, एलिली। ठीक है, तो दोनों एलिल्स में एक एलिली फॉर्मेशन होता है एज अ वो जो कि गैमेट। अब ये दोनों फर्दर गैमेट फ्यूज करेंगे और इसमें से मान लेते हैं T निकला, इसमें से क्या निकला, T निकला, और इसमें से क्या निकला, स्मॉल t निकला। ये फर्दर फ्यूज करके T एंड स्मॉल t फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये एक नया एलिल बन गया ये।
ठीक है, एक और सिंपली इसी को एक नया जीनोटाइप बन गया। तो ये आ जाता है कॉन्सेप्ट, यहां तक का ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की एज ए थ्रू इनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ये 50% एलील्स की फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, और यही सेम टू सेम आइडेंटिकल रिजल्ट उन्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी मिला। मतलब जब हम दो एलील्स को एक साथ कंसीडर करते थे, ठीक है, तो वहां भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है, और दोनों सेम टू सेम प्रोसेस में जैसे टॉल टॉल ले रहे हैं, ड्राफ्ट ड्राफ्ट ले रहे हैं, तो इसका अलग से सिग्रिएशन होगा, और वहीं पर दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो लेके चल रहे हैं, जैसे राउंड एंड व्रिंकल, मान लेते हैं राउंड को हम अपन किससे डोनेट कर रहे हैं, आर और व्रिंकल को स्मॉल आर एंड स्मॉल आर से डोनेट करें, तो इन दोनों में वैसे भी 50-50 चांसेस रहेंगे, और ये दोनों के दोनों अलग फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन होंगे, और फर्दर सारे के सारे क्या ये अलग अलग मिक्स होके एक नया इंडिविजुअल नया ट्रेड की फॉर्मेशन कर देंगे। अब जो नया एलील्स फॉर्मेशन होगा, ये नया एलील्स इस जीन और इस जीन के एक्सप्रेशन से अलग होगा, ठीक है, इसका और इसका अगर इंडिविजुअली बात की जाए कैरेक्टर्स की, तो इन दिनों के कैरेक्टर से अलग होगा, या फिर सिंपली मेरे पास यही तरह का सेम टू सेम एक और एलील्स है, तो इन दोनों के बीच से भी ये डिस्टिंक्ट होगा, इसका सम ना कुछ भाई अलग कैरेक्टर होगा ही, ये ऐसा जरूरी है, और इसी को बोला जाता है वेरिएशन, ठीक। और ये जो एलिलिक एक गैमेट और दूसरे गैमेट जो इंफॉर्मेशन पास हो जा रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में, उसी को बोला जाता है भाई लोग इनहेरिटेंस। अब समझ आई बात। तो ये सारी चीजों को उन्होंने एड इंटरफेस, मतलब इन सारे के बाद ये सारी चीजें कंक्लूड की उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, मेंडल एक्सपेरिमेंट में। तो सारी चीजों को एक बार फटाक से नोट कर लो, फिर कंप्लीट करते हैं। अब इन दोनों जीन में से जो अपने पास आई टी एंड स्मॉल टी, फर्दर ये जो मेरे पास एलील बना, इसमें से एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। पहली बात तो ये आ जाता है। तो डोमिनेंट जो क्या होता है, एज यहां टी को माना जाता है डोमिनेंट एंड स्मॉल टी को माना जाता है रिसेसिव माना जाता है। तो डोमिनेंट या रिसेसिव में से कोई एक अपना कैरेक्टर शो करेगा, और जो अपना कैरेक्टर शो करेगा वही क्या होगा, एज अ डोमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। डोमिनेंट्स क्या हो सकते हैं, एक पेयर ऑफ एलील्स में जो खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब टी एंड स्मॉल टी में अपने को क्या मिलता है, एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, एक टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट अपना मतलब स्मॉल कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन शो कर पाया, तो वो यहां दोनों में से क्या आ जाएगा, डोमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो कि जिसकी क्वालिटी जिसकी क्वांटिटी हाइड अप हो जाएगी, मास्क्ड हो जाएगी, वो उसे रिसेसिव बोला जाएगा, ठीक। तो इसी के बेसिस में दो टाइप्स के एलील्स हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट एलील होंगे या तो रिसेसिव एलील्स होंगे। अब इसी टाइप्स के जो एलील्स फॉर्मेशन हो, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। किस तरह से, या तो सेम टाइप का होगा भाई इस तरह से टी एंड टी, एंड या तो वो दूसरे टाइप का होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, या फिर एक और हो सकता है किस तरह से टी और एक स्मॉल टी, ये हो सकता है। या तो सेम होंगे या तो अलग अलग होंगे, ये हो सकता है। तो अगर भाई सेम हुए तो इसे होमोजाइगस की कंडीशन बोला जाता है, ठीक है, होमोजाइगस की कंडीशन बोला जाता है। अगर अलग अलग हुए इसे हेट्रोजाइगस की कंडीशन बोला जाता है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में कौन सी चीज भारी होगी भाई, इन दोनों चीजों में से डोमिनेंट अपने आप को दोनों ही होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को शो कर पाएगा। बट अगर रिसेसिव की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव खुद के कैरेक्टर को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो कर पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी नोट कर लो फटाक से, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, एक अपने पास एलील्स है, पेयर्स है, ठीक है, उस एलील्स के पेयर्स में दो अलग अलग ट्रेड्स प्रेजेंट है,
तो एक हमेशा रिसेसिव होगा, दूसरा डोमिनेंट होगा। ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई रिसेसिव है तो फर्दर इसका नेक्स्ट जनरेशन में वो रिसेसिव ही बना रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन में वो खुद को एज अ डोमिनेंट भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये टॉपिक भाई लोग यहीं तक, मिलते हैं अगले टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको जो पसंद आए करना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम बात करेंगे कि इस सारे कैरेक्टर्स को अपन किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।